राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 45 कीर्ति मैया प्रथम परिचय। कीर्ति मैया कहती हैं कि मैं जो विधाता से मांगने की सोच भी नहीं सकती थी वो सब उसने मुझे दिया, और ऐसा दिया कि भगवान सबको ऐसा दें। मेरे दोनों लाल सरल हैं, सुंदर हैं, और किसी ने कभी हंसी में भी इनका कोई अवगुण मुझसे नहीं कहा है। और अपनी लाली की बात मैं क्या कहूँ, मेरी ये राधा ये तो अचानक मेरी गोद में आ गई। जब मैं भगवती कात्यायनी के मंदिर में पूजन करने गई थी, वो द्वैत की रेखा कैसे प्रकट हुई, लेकिन मैं भूलती हूँ। इसके संबंध में जब सोचने लगती हूँ तभी भूलने लगती हूँ। ये क्यों होता है? ये तो मेरे सुबल की सहोदरा युग्मजा है। दोनों को पहचानने में मुझसे अनेक बार भूल होती है, दूसरे तो भूल करते ही हैं। ये लाली इसकी नासिका के अग्रभाग का लाल तिल देखकर महर्षि गर्गाचार्य कहने लगे, ये तो लोक महेश्वरी है। इतनी भोली सीधी मेरी कन्या ये मेरी लाली है, इतना ही बहुत है। मुझे ईश्वरी महेश्वरी नहीं चाहिए। गोपियां सूतिका गृह में ही इसे देखकर कहने लगी, कीर्ति रानी ने ऐसी कन्या पाई है जो माता के उदर से ही सौभाग्य बिंदु और सिंदूर लगाई आई है। इसके भाल का वो अत्यंत सुंदर लाल बिंदु, इतना सुंदर एवं द्योतित सौभाग्य बिंदु तो किसी स्वागिनी के शीश पर मैंने नहीं देखा। और इसके सिर के सघन केशों के मध्य जो सीधी सिंदूरी रेखा है वो तो सदा स्पष्ट ही रहती है। मैंने अनेक बार इसके सघन सुकोमल घुंघराले काले केश बिखरा कर देख लिया। इसके केस ही ऐसे हैं कि इसकी मांग और उस मांग की स्वाभाविक सिंदूर रेखा को ढका नहीं जा पाता। महर्षि गर्गाचार्य ने नामकरण के समय देर तक इसको अपने अंक में रखा था और इनके पदों को ही देखते रहे थे। इन ऋषिमुनियों की बात मैं पूरी समझ नहीं पाती। पूछने पर उन्होंने जो कुछ कहा कम ही स्मरण में रख सके। ऐलाजनी परमा आद क्या जाने न जाने क्या क्या कह गए। मेरे पल्ले इतना ही पड़ा कि इसके पाद वाम पद के सब चिन्ह नंद नंदन के दाहिने पद चिन्हों से और दाहिने पद चिन्ह वाम पद के चिन्हों से मिलते। महर्षि ने बतलाया नहीं, परंतु मैं समझ गई कि वे गोकुल में यशोदा के लाल को देखकर ही आए होंगे। तो महर्षि के चले जाने पर मैंने ध्यान देकर इसके पद देखे थे। कमल यब ध्वजा पताका अंकुश स्वास्तिक आदि चिन्ह और किसी शिशु के पद में मैंने कभी नहीं देखे। महर्षि की बात का मैंने एक ही अर्थ समझा कि ये यशोदा के अंक धन की ही बनेगी, और ये तो मेरे स्वामी की सदा की कामना ही थी। महर्षि शांडिल्य की सम्मति मानकर हमने सगाई तो गुप्त रूप से कर दी, किंतु कब तक समाज से इसे गुप्त रखना पड़ेगा। कंस बड़ा क्रूर है, मेरे महर कुछ सोचेंगे ही। मुझे तो विधाता का वरदान मिल गया। गोकुल वहां मथुरा के पड़ोस से उठकर मेरे पार्श्व में आ गया। मैंने समाचार पाया तो अपना पूरा भवन सजाने में लग गई थी। मैं तो समझती थी कि वे यहाँ आ जाएंगे, हम ये भवन भेंट कर देंगे उन्हें। बृहत्सानपुर में उनके सब गोपों के आवास की उत्तम व्यवस्था हो जाएगी। आवश्यकता हुई तो ये पुर पूरा उनको अर्पित करके हम पास में और नगर अपने लिए बसा लेंगे। अंततः अपनी पुत्री को ही तो ये सब देना है मुझे। मेरे पुत्र समर्थ होंगे तो स्वयं अपने पुर बसावेंगे। मेरे स्वामी बहुत संकोची,
और मैं कैसे वहां जा सकती थी। ये प्रार्थना भी पूरे बल से नहीं कर सके। कहते हैं ब्रजराज का पूरा ब्रज अपने नगर में मिल जाए, ये प्रार्थना दृष्टता होती। इसमें क्या दृष्टता थी? इनके पिता ने ब्रजराज की पगड़ी को जिस दिन प्रथमोपहार अर्पित करके इनको पार सुरक्षक बनाया, उसी दिन वे बड़े हो गए। अपने बड़ों ने अपना बड़प्पन उन्हें अर्पित कर दिया, तो हम अपना नगर अर्पित कर देते। अधीश्वर तो उन्हीं को रहना था। अब तो वे सब प्रकार से बड़े ही हैं। अंततः हमने अपनी सुता की सगाई कर दी है उनके लाल से, किंतु कभी मिल सकी तो यशोदा को लाना अवश्य दूंगी कि हमको एक दिन के सत्कार के योग्य भी उनके स्वामी ने नहीं माना। आते ही आवास की व्यवस्था पृथक कर ली। ये व्यवस्था वहीं जहाँ स्थान उन्होंने स्वीकार किया था, ब्रहस्थान पूर्वपत्र कर देते, शीघ्र कर देते, तो हम इसे अकेले पहले कर देते। ये हमें तनिक भी पता होता कि ब्रजराज गोकुल को लेकर यहाँ वसना स्वीकार करेंगे। अकस्मात आगमन हुआ और हमें एक रात्रि के आतिथ्य का अवसर भी नहीं मिला। अब ये उत्साह तो पूरा करेगा मेरा नील सुंदर, वो तनिक बड़ा हो जाए। वो कैसा है, कभी तो इधर से निकलेगा। एक दृष्टि उसे देख लेने की उत्कंठा तो स्वप्न में भी बनी रहती है। उसी दिन से मेरे दोनों कुमार अब यहाँ टिकते कहाँ हैं। दोनों प्रातः उठते ही अब यमुना पुलिन पर भाग जाना चाहते हैं। अब तक अपने यहाँ के बालकों से भी इनकी ऐसी प्रीत नहीं थी। दोनों घूम फिर कर घर आ जाते थे और अपनी बहन के साथ ही खेलने में लगे रहते थे। मैंने कितनी बार इन्हें चिढ़ाया, कहा लड़कियों के साथ कहीं लड़के खेलते हैं, किंतु अभी हैं ही ये कितने बड़े। अपनी बहन में तो प्राण बसते हैं इनके, और वो भी तो इनको दादा दादा करती इनके साथ ही लगी रहती है। परंतु अभी ये दिन दिन भर इसका स्मरण ही नहीं करते। मुझे प्रतिदिन इन्हें नंदीश्वरपुर से बुलाने सायंकाल किसी न किसी को भेजना पड़ता है। मैया बहुत अच्छी है, मैया मुझे कनू से भी अधिक मानती है, मैया मुझे अपने हाथ से खिलाती है। इस श्रीराम की अब यशोदा मैया हो गई। ये आते ही मैया ने आज ये कहा, मैया ने आज वो कहा, मैया ने आज ये दिया, मैया ने आज ये खिलाया का वर्णन करने लगता है, और यही वर्णन करते करते सो जाता है। रोहिणी रानी तो रानी है, यशोदा की भी इन दोनों पर अपने पुत्र जैसा वात्सल्य स्वाभाविक है। मैंने बहुत बार अनेकों से सुना है कि वे गोकुल के सब बालकों को अपना ही पुत्र मानते। मैं उनके नील सुंदर को अपना बना लेने का स्वप्न ही अभी देख रही हूँ, और मेरे दोनों लाल तो उन्होंने अपने बना लिए। इनका कलेव, इनका भोजन, इनका स्नान श्रृंगार अब सब उनके यहाँ उनके करों से होता है। मैं कितना कहती हूँ कि इन दोनों को कि हमें उनके यहाँ से कुछ लेना नहीं चाहिए, किंतु शिष्य इस मर्यादा को समझ तो नहीं सकते। इनके हाथों उनके कुमार को प्रतिदिन कुछ भेजते रहकर ही मुझे संतोष करना है। यद्यपि ये तो कर्तव्य है मेरा। मेरे सुबल को इसके नीले सुंदर सखा ने इतना सम्मोहित कर लिया है कि अब इसको दूसरे किसी की बात ही नहीं करनी। पहले ही दिन वहां से लौटते ही बोला, मैया बहुत सुंदर है कनू। कैसा सुंदर? मैंने पूछा। वो तो काला है ना। क्या हुआ काला है? सुबल के सुर में मेरे चिढ़ाने से रोष आ गया। मेरी बहन जैसा ही सुंदर है, इससे भी अधिक ही सुंदर है और बहुत अच्छा है। ये तो बहुत कम बोलती है, चलेगी तो भी चिड़ियों की भांति, और वो खूब हंसता है, दौड़ता है, कूदता है, मुझे तो बहुत मानता है, मुझे अपने साथ ही लिए घूमता फिरा। बहन से सुंदर तो नहीं है, श्री राम ने प्रतिवाद किया, तुमसे सुंदर है। मैं हंसती रही। मेरे सुबल में और लाली में कोई अंतर थोड़ा ही। ये बात श्री राम नहीं मानेगा,
किंतु सुबल अपने अग्रज का सम्मान करता है, इससे झगड़ेगा नहीं, पर सदा की बात रूठ कर अलग जा बैठा। इसे इतना भी सहन नहीं कि इसके नवीन सखा को कोई इसकी सगी बहन से भी कम सुंदर कहे। तू अपनी बहन का विवाह करेगा उस अपने सखा से। कल एक सेविका ने सुबल से हंसी में कह दी, वो समझती होगी कि मैं कहीं दूर हूं। हाँ हाँ उसी से करूंगा, सुबल प्रसन्न बोला, दूसरे किसी से करूंगा ही नहीं। तेरी बहन तो बड़ी है और वो काला है। सेविका हंसना भूल गई। सुबल रुष्ट हो गया, मैंने पहली बार इसे क्रोध में देखा। तू काली है, तू बूढ़ी है, मेरा सखा बहन से बहुत बड़ा है, तू नाप ले चलकर। मेरी लाली कुछ ही मांस तो पड़ी है नील सुंदर से, इससे क्या अंतर पड़ता है। ये छुई मुई जैसी और कृषकाय, सुबल को आयु के अंतर के बड़प्पन का कहाँ पता लगता है। ये तो समझता है कि दोनों को सटाकर साथ खड़ा करो और देख लो कि कौन बड़ा है। दोनों साथ सटकर खड़े हो जाए, मैं कभी शोभा को देख सकूंगी। ये वो यहाँ आता तो मैं इसी सुबल की बात का बहाना बनाकर अवश्य दोनों को साथ खड़ा कर लेती। तू हमारे साथ चल, मेरा सखा बहुत अच्छा है। मैया तुझे बहुत से खिलौने देगी। मैंने सुन लिया कि सुबल अपनी बहन को समझाने लगा, वहाँ बहुत सखा है, उज्जवल कोमल पुलिन है यमुना का, तू वहाँ चलेगी तो प्रसन्न हो रहेगी। यहाँ तो भवन है और तेरे साथ की लड़कियां हैं, तू इन सबको ले चल। ये सब मुझे चिढ़ावेंगी। मेरी लाली सहमत हो गई भाई के साथ जाने के लिए, किंतु कोई सहेली नहीं ले जाएगी। मैं इसे मना नहीं कर सकती। मैंने और इसके पिता ने भी तो कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया। ये इन दिनों खिन्न रहने लगी। दोनों भाई प्रातः चले जाते हैं, वहाँ खेलने और अंधकार होने पर लौटते हैं। ये अब तक भाइयों के साथ ही तो लगी रहती थी, अब उदास रहने लगी। लड़कियां आती हैं किंतु ये चुपचाप बैठी रहती, जैसे कुछ सोचती बैठी हो। मुझसे इसकी उदासी तो देखी नहीं जाती। वहाँ जाएगी तो प्रसन्न होगी। बहुत अबोध थी तब सगाई की गई, इसे तो पता ही नहीं है। वहाँ भी औरों को पता नहीं है, रहना अंत में इसे वहीं है। उनकी तो है ही, पहले वहाँ से परिचित हो ले, बेस मेरी सुमन सी सुता को देख लें तो कोई हानि नहीं लगती। मेरी लाली लौटी है नंदगांव से। ये शैशव से अत्यंत संकोचशीला, अपने यहाँ के लड़कों में ही नहीं खेल पाती, जो इसे श्रीराम सुबल के समान ही सगी अनुजा मानते हैं, तो वहाँ अपरिचित लड़कों के साथ कैसे खेल सकती थी। श्रीराम इसे लौटा गया, इतना ही बहुत हुआ। अकेली तो ये कहीं भी जा नहीं पाती। प्रातः भाई के साथ चुपचाप कब चली गई मुझे पता ही नहीं लगा, अन्यथा मैं अपनी कन्या को असज्जित जाने देती। यह है कि इसे कोई कितना भी आभूषण पहना, वो आभूषण ही इसके अंग पर पहुंचकर सुंदर लगता है। ये तो जितनी अलंकृता रहती है उतनी अधिक मनोहर प्रतीत होती है मुझे। मैं राई नमक उतारती रहती हूँ कि इसे मेरी ही दृष्टि न लग जाए। सुबल कहता है कि मेरी ही भांत भां यशोदा ने भी इस पर राई नमक उतारा। उन्होंने इसके केशों में सुगंधित तेल लगाकर बेनी गूंथ दी, मोतियों से मांग भर दी, इसकी और मल्लिका माला बेणी में सजा दी है। इसके कर्णों में, कंठ में, भुजाओं में, संपूर्ण अंगों में तो उन्होंने रत्नाभरण सजा दिए। मैं समझ सकती हूँ कि किस उल्लास आनंद से उन्होंने ये सब किया होगा। और ये तो इतनी संकोची है, लज्जाशीला है कि अस्वीकार का विश्वास इसमें नहीं। सुबल कहता है कि ये यहाँ से तो बहुत उत्साह से गई थी, किंतु वहाँ उनके ग्राम में पहुँचते ही ठिठक गई। ये तो लौट ही आना चाहती थी, पर करे क्या, भाई साथ आना नहीं चाहता था और अकेली आने का साहस था नहीं। किसी प्रकार सुबल इसे ले गया ब्रजराज के भवन के बहिर द्वार पर और वहाँ सटकर भित्ति से खड़ी हो गई। ये स्वयं किसी प्रकार भीतर जा नहीं रही थी। सुबल कह रहा था, मैंने सखा को जाकर बतलाया तो दौड़ आया इसके पास
और इसका हाथ पकड़कर ले गया मैया के समीप। मैया, ये श्री राम की बहन आई है। श्याम ने कहा, ये यहाँ आती ही नहीं थी, द्वार से चिपकी थी, तुझसे भी डरती है ये? लाली आई है। सुबल ने बड़े उत्साह से सुनाया। मैया ने तो इसे गोद में बैठा लिया, कनू को भी बैठाया आंख में इसके पास और आंख मूंद कर अंचल फैलाकर कुछ प्रार्थना करती रही। फिर इसकी चोटी करने इसे सजाने में लग गई। माँ, ये तो माँ गूंगी बन गई थी। सुबल नटखट होता जा रहा। लगता है इसका सखा वो नील सुंदर बहुत चपल। अन्यथा बहन को पहले तो इसने कभी नहीं चिढ़ाया था। मैया ने बहुत पूछा, बहुत प्रयत्न किया, पर बोलती ही नहीं थी। कनू से भी किसी प्रकार दो एक शब्द बोली होगी। मैया ने हम सबको हटा दिया कि वो हमारे सामने कुछ खाएगी नहीं। पीछे भी पता नहीं कुछ खाया या नहीं। वैसे भी तो छोटी चिड़िया जितना खाती है उतना तो खाती है। लली आज मुझसे भी संकोच करने लगी है। खुलकर हंसते बोलते भाइयों में भी किसी से झगड़ते तो मैंने इसे कभी देखा नहीं। इसे दूसरी बालिकाओं के समान दौड़ना कूदना खेलना कभी आया नहीं। मेरे पूछने पर भी प्राय सिर या हाथ के संकेत से ही उत्तर देती। अब सिर हिलाकर हाँ करती है तो यशोदा रानी के करों से मुख झूठा करके आई हो। मुख ही तो झूठा करती है, ये सदा भोजन के नाम पर। मैया ने कहा कि लाली भूखी ही गई है, ये मैं अवश्य बतला दूं। सुबल की बात यशोदा रानी कैसे मान लेती कि ये इतना अल्प खाती ही है? इससे बहुत छोटे शिशु भी इससे पर्याप्त अधिक खाते होंगे। अब उनको असंतोष है कि लाली की रुचि वे नहीं जानती। इसको प्रिय लगे ऐसा कुछ नहीं खिला सकूं। मैं इस संदेह को कैसे दूर कर सकती हूँ? इसकी कुछ रुचि भी है, ये तो इसकी जननी होकर मैं भी आज तक नहीं जान सकी। मैया ने इसे फिर बुलाया है। सुबल अपने उत्साह में है। मेरे सखा ने भी इससे बहुत मनोहार करके कहा है कि ये उसके साथ खेलने आ जाया करे। मुझसे भी कहा कि मैं अपनी बहन को साथ ले आया करूं। तूने नहीं कहा कि वह यहीं आ जाया करे? मैंने पूछ लिया, उसे भी तो यहाँ आना चाहिए। वो तो आ जाएगा। सुबल को अपने पर विश्वास, मैं कहूँगा तो झट चला आएगा। मेरी तो कोई बात टालता नहीं है ना। किंतु वहाँ खेलने को कितना कोमल पुलिन है। मैया तो कहती है कि हम सब वहीं सामने पुलिन पर या उसके सदन में खेलें। वहाँ सखा भी तो बहुत हैं, तो सबको ले आना एक दिन। मैंने नील सुंदर को देखने का मार्ग निकाला। मेरी लाली वहाँ नहीं जाएगी। तू जानता तो है कि ये लड़कों के साथ नहीं खेलती, इसे कितना संकोच होता है। वहाँ कनू से भी कोई संकोच करता है। सुबल को अपने सखा के सामने संसार में कोई जचता ही नहीं है। अब और ये यहाँ कहाँ है कि उससे कोई आग्रह करे? उन्हें यहाँ लाने का आग्रह मेरे पुत्र नहीं कर पा गए। जानती हूँ मेरे पुत्रों के स्वभाव में ही आग्रह करना नहीं है। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।